वंदे मातरम विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं उपनयन श्रृंखला के इतिहास विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के प्रश्न संख्या 1 की। भारतीय संविधान निर्माण पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इसमें से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो प्रश्न पूछा गया कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ये कब कब हुए और गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 1932 में, और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया था। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया, और इसका उद्देश्य जो था भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा करना। भारतीयों को पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य ने बराबरी का दर्जा भी दिया था। तो वायसरॉय इस समय फर्स्ट के समय लॉर्ड इरविन, सेकंड और थर्ड के समय विलिंगटन, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब आगे देखते हैं कि यह सम्मेलन, दूसरे सम्मेलन की हम बात करें, यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था, और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर, एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी ने हिस्सा लिया था। सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, तथा तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस सन में आयोजित हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी इरविन समझौता 1931 में, और एग्जैक्ट जो डेट है 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू तथा जैकर के प्रयासों से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य यह समझौता दिल्ली में होता है, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है, और इसके अंतर्गत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात कही थी। इसके अलावा यदि हम देखें तो राजनीतिक कैदियों को रिहा, यानी कि जिन राजनीतिक कैदियों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है उन्हें रिहा करने की बात इसमें कही गई थी। दूसरा, समुद्र तट के लोगों को बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दे दी गई। कि समुद्र तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं वहां के लोगों को बिना कोई नमक कर दिए नमक कर बनाने की अनुमति दे दी गई थी। इसके अलावा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना करने की बात भी इसमें कही गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और के एम मुंशी की यदि हम बात करें, के एम मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी ने गांधी इरविन समझौते को भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना कहा है।
कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा गांधी इरविन समझौते को भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना कहा है। अगला प्रश्न है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी किस आरोप में दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी किस आरोप में दी गई? सैंडर्स की हत्या के आरोप में। और सैंडर्स कौन था? भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। सैंडर्स की यदि हम बात करें तो साइमन कमीशन के समय की घटना है। साइमन कमीशन जो फरवरी 1928 को भारत आता है और इसका भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। और लाहौर में जो विरोध किया गया वो लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय पर इस समय लाठियां बरसाई गई जिसमें सैंडर्स की प्रमुख भूमिका थी और कालांतर में उनकी मृत्यु हो जाती है। और अपनी मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों का एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील के रूप में साबित होगा। ये बात हम पहले भी पिछले वीडियो में भी हमने इस प्रकार से इस घटना को देखा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें साइमन कमीशन, भगत सिंह को फांसी से संबंध लेके, तो लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में इनको फांसी दी गई थी। 1928 में सैंडर्स ने किस पर लाठी का प्रहार किया जिसके कारण भगत सिंह ने सैंडर्स को मार दिया था? लाला लाजपत राय पर। और लाहौर में सैंडर्स जो डीएसपी के तौर पर वहां पर उस समय तैनात था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में लाला जी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में हमने पहले भी देख लिया। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक पंचायत किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जारी किया जिसमें दलितों हेतु कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके तहत पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू कर दिया गया था, यानी कि पृथक निर्वाचन पद्धति को इस समय दलितों पर भी लागू कर दिया गया। तो इसका कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण था कि दलितों को हिंदुओं से अलग करने की ब्रिटिश साम्राज्य की चाल थी। दलितों को हिंदुओं से अलग करने की चाल के तहत। और इसके विरोध में कालांतर में हम देखते हैं कि इसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल, पूना की जो यरवदा जेल है वहां 20 सितंबर को आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पूना से आमरण अनशन की घोषणा करते हैं। तो ये सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित बातें। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में या विरुद्ध पूना समझौता 1932 में किनके मध्य हुआ था? इसका आंसर है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। इसमें जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी उनके नाम है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह समझौता होता है। डॉक्टर, प्रश्न भी यही पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि किनके प्रयासों से? एमएम मालवीय, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी, इनके प्रयासों से ये समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य होता है।
गांधी जी ने यहां आमरण अनशन को समाप्त किया, जो 20 सितंबर से चल रहा था। आमरण अनशन समाप्त। और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। 148 सीटें तो प्रांतीय विधान मंडलों में 148 सीटें आरक्षित रखी गई और केंद्रीय विधानमंडल में 18%, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों की बात की गई थी। और सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत यदि हम देखें, कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत, तो 71 सीटें जो प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत 71 सीटों का प्रावधान किया गया था और पूना समझौते में इसे 148 कर दिया गया प्रांतीय विधानमंडल। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पारित अंतिम अधिनियम जिसे विलिंगटन होर सुधार भी कहा जाता है, किस सन में पारित हुआ था? और वर्तमान में भारतीय संविधान का इसे लघु प्रारूप भी माना जाता है, कि इसे लघु प्रारूप भी माना जाता है। उस समय भारत सचिव होर जो है, उस समय सैमुअल होर भारत सचिव थे। सैमुअल होर। तो ये 1935 ईस्वी में पारित होता है, 1935 में। और इस समय लॉर्ड विलिंगटन भारत के वाइसरॉय थे और सैमुअल होर जो है भारत सचिव थे। और इस अधिनियम में अब द्वैध शासन, वो जो है द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को स्वायत्तता दे दी गई। 3 प्रावधान महत्वपूर्ण बातें हमने देखी कि सबसे पहले तो द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया, दूसरा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम के तहत दे दी गई। इसके अंतर्गत और कुछ बातें भी थी, जो संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय को इसमें बात रखेगी। बर्मा को भारत से पृथक किया गया। भारत से अलग, बर्मा को भारत से अलग किया गया। उड़ीसा व सिंध नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध को नया प्रांत बना दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इस अधिनियम के बारे में। अब जो महत्वपूर्ण जो कुछ स्टेटमेंट है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे कहा गया दास्ता का अधिकार पत्र। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा। दास्ता का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। राजगोपालाचारी ने कहा कि नया जो संविधान जो है, कि नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। श्री राजगोपालाचारी के द्वारा कहा गया नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा। इसके अलावा जिन्ना ने भी कहा है कि 1935 की जो योजना है वो पूर्ण रूप से सड़ी गली योजना उसे बताया गया कि मौलिक रूप से ये खराब है तथा पूर्णतः सड़ी गली योजना इसे बताया गया। जिन्ना के द्वारा भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु पराजित कर कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण किया था? त्रिपुरी अधिवेशन
परंतु गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष बाबू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नए दल का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसे पराजित किया गया। पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी के उम्मीदवार थे, उनको पराजित किया 3। और कालांतर में यहां से इस्तीफा देने के बाद में 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर, सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित रचना है और इसकी रचना की गई है ह्यूज टॉय नामक एक रचनाकार के द्वारा। तो इस गांधी जी का प्रतिनिधि जब इस सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर अपना चुनाव हार जाता है तो गांधी जी कार्यकारिणी का गठन करने से इनकार कर देते हैं और कालांतर में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद में इनको अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और बंगाल कांग्रेस से भी हटा दिया गया। अखिल भारतीय AICC कांग्रेस समिति व बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। और अगले 3 वर्ष के लिए कांग्रेस के सभी पदों से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। 3 वर्षों हेतु सभी पदों के अयोग्य, कांग्रेस के सभी पदों से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ये कुछ त्रिपुरी अधिवेशन के बाद में स्थितियां बनी थी। हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे। अब देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों 1940 ईस्वी में इनको पूर्णतः अस्वीकार कर दिया तथा गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया था। यह ब्रिटेन के प्रति यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नैतिक विरोध की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह यह पवनार महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। पवनार महाराष्ट्र से। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। और इस आंदोलन में यह प्रावधान किया गया था कि गांवों से दिल्ली की तरफ लोगों ने कूच किया, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध क्रमशः कब से कब तक लड़े गए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हम देखते हैं कि वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 45 तक। और वॉइसरॉय इस समय लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो बिना अनुमति के भारत को इस युद्ध में शामिल कर देता है ब्रिटेन के पक्ष में। इसलिए कालांतर में हम देखते हैं कि 1935 के बाद में जो कांग्रेस की विभिन्न प्रांतों में सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। इस युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। और इसी के तहत हम देखते हैं कि कालांतर में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव 1940, जिसमें यह कहा गया कि भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा और युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। किस गवर्नर
जनरल ने प्रस्तुत किया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। इसमें युद्ध सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और युद्ध के बाद में प्रतिनिधि मूलक जो संविधान निर्मात्री संस्था का गठन भी किया जाएगा। यानी कि जो भी किया जाना था वो युद्ध के बाद में किया जाना था। इसके अलावा प्रावधान था कि डोमिनियन स्टेट का प्रावधान। औपनिवेशिक राज्य का प्रावधान या अधिराज्य का प्रावधान किया गया। और वायसरॉय की जो कार्यकारिणी है उसमें भी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। वायसरॉय कार्यकारिणी में भारतीयों की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाएगी, ये प्रावधान किया गया था। और अगस्त प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दरवाजे में जंग लगी कील के समान बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे लगी कील, क्योंकि जो भी मिलना था युद्ध के बाद में इसमें प्रावधान किया गया कि युद्ध के बाद ये किया जाएगा, युद्ध के बाद ये किया जाएगा। सारे प्रावधान जो थे युद्ध के बाद के थे। क्रिप्स मिशन किस सन में भारत आया तथा क्रिप्स मिशन ने अगस्त प्रस्तावों वाली बात को ही लगभग दोहराया था। 1942 ईस्वी में ये क्रिप्स मिशन भारत आया और ये एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्यीय। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 26 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा है। उत्तर तिथीय यानी कि पोस्ट डेटेड चेक इसे कहा है। और नेहरू जी ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बन के आए थे, कि उनके जो पुराने मित्र जो है वो शैतान के वकील बन के आए थे। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करने के लिए हम इस प्रकार से एक मिशन भेज रहे हैं। भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य को यदि हम देखें तो भारतीयों को युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु, यानी कि युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्रदान करने हेतु इसको भेजा गया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में एक सदस्यीय आयोग, उत्तर तिथीय चेक कहा गया है और गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक। और नेहरू जी ने कहा कि मेरे एक जो पुराने मित्र है वो शैतान के वकील, शैतान कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य को संबोधित करके कहा गया है। गांधी जी के तीसरे आंदोलन का नाम लिखिए जो 1942 में हुआ। 1942 में गांधी जी के तीसरे आंदोलन, इसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो गांधी जी के 3 आंदोलन, पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा और तीसरा भारत छोड़ो। उन्नीस 1930 और तीसरा जो है 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे की ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। यानी कि बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई और इसके बाद में ये 9 अगस्त को ये आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे से ये आंदोलन प्रारंभ। बंबई से प्रारंभ। और गांधी जी ने इस समय अपने प्रस्ताव का विरोध करने वालों को इस प्रकार से चुनौती दी थी कि मैं कांग्रेस की देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी के द्वारा
अपने प्रस्ताव का विरोध करने वालों को गांधी जी ने कहा था कि देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा करने की बात गांधी जी के द्वारा कही गई। और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर। और गांधी जी को इस समय रखा गया था आगा खां महल में, पूना का जो आगा खां महल है वहां रखा गया। पूना में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस समय रखा गया हजारीबाग सेंट्रल जेल में। जेपी नारायण व राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग जेल में रखा गया। कालांतर में जेपी नारायण यहां से फरार हो जाते हैं और आजाद दस्ता का गठन करते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होकर आजाद दस्ता का गठन। प्रश्न भी पूछा जाता है कि 1942 के समय आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया, या हजारीबाग सेंट्रल जेल को तोड़कर भागने वाले नेता से संबंधित पूछा जाता है, क्रांतिकारी से संबंधित पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शाही नौसेना ने किस सन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? शाही नौसेना के द्वारा जब इस प्रकार से आंदोलन चल रहा था तो नौसेना के द्वारा भी कुछ अपनी मांगों को लेकर यह विद्रोह कर दिया गया। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी SMIS तलवार जहाज पर BC दत्त नामक जो नाविक है उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो कोटेशन है ये लिख दी थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया। और उद्देश्य यदि हम देखें तो खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन और ये सारे कुछ कारण थे। सरदार पटेल और जिन्ना ने, कालांतर में हम देखते हैं कि सरदार पटेल और जिन्ना के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया 25 फरवरी 1946 को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को किसी भी तरीके से दमन करने की बात कही थी। तो पटेल और जिन्ना के आग्रह पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और यहां MS खान के नेतृत्व में ये जो है इनके नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया था। नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया था। अंतिम प्रश्न है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय क्लीमेंट एटली। और एटली ने भारत की स्वतंत्रता के समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा भी की गई, एटली घोषणा कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारतवासियों को हम सत्ता सौंप देंगे। कि ब्रिटेन के द्वारा भारत को जो सत्ता सौंपने की जो बात कही गई वो थी 30 जून 1948 तक। इसके अलावा वेवल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का वायसरॉय नियुक्त किया था, 34वां एवं अंतिम। वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय, 34वां एवं अंतिम वायसरॉय नियुक्त
किया गया था एटली के द्वारा। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।